अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज ज़ुबरनी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना है वो है साल गुज़िश्ता 2020 पर। मैं हुकूमत के सामने 10 सवाल, 10 मशवरे या 10 दरख्वास्त, आप जो भी मुनासिब समझें इसे वो नाम दें, करना चाहता हूँ। बहुत सी नाखुशगवार यादें हैं गुज़िश्ता बरस की हमारे सामने, और उनमें से सबसे बड़ी वजह कोरोना है। हुकूमत के तर्ज अमल पर भी बहुत सी बातें की जाती रहीं। पता नहीं कितनी बातें हुकूमत के सामने बाकायदा तौर पर रखी गई और कितनी बातें सिर्फ आम आदमी की सतह पर की जाती है। मीडिया ने किस हद तक अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया, ये आज कहने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मीडिया का जो रोल सामने रहा है उसे सब अच्छी तरह जानते हैं, उससे बखूबी वाकिफ है। मैं हुकूमत के सामने जो तजावीज़ पेश करना चाहता हूं कि वो रिव्यू करे साल गुज़िश्ता यानी 2020 में अपने तर्ज अमल पर, वो कुछ इस तरह है। क्या ट्रंप को बुलाया जाना एक सही फैसला था? कोविड-19 यानी 2019 में कोरोना की दस्तक महसूस की जाने लगी थी। बेशक चाइना से इसका आगाज हुआ, इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ट्रंप के आते आते अमेरिका में भी कोरोना महसूस किया जाने लगा था। ऐसी सूरत में क्या उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान आना चाहिए था? क्या हमारी हुकूमत को नमस्ते ट्रंप बड़ा आयोजन करना चाहिए था? उसके बाद के हालात पर उस वक्त अगर गौर नहीं किया तो आज गौर करने की जरूरत है। अब ट्रंप अमेरिका के सदर नहीं हैं। अगर अमेरिका में उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है तो उनके इस अमल पर, हिंदुस्तान मेहमान नवाज मुल्क है, हम किसी को भी अपना अतिथि बनाते हैं तो माफ कीजिए, डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए कि टर्मिनल नहीं आ रहा था, कम्युनिकेशन होता। मैं अर्ज कर रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान आने का फैसला रद्द नहीं कर देना चाहिए था? हिंदुस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको, और बहुत पहले ये फैसला कर लिया गया था, एन वक्त पर हिंदुस्तान ने इस फैसले को मनसूख करना या मुलतवी करना मुनासिब नहीं समझा, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला खुद बदल देना चाहिए था। उनके सामने अपने मुल्क के अवाम की भी फिक्र थी और हमारे वजीर आजम के सामने अपने मुल्क के अवाम की भी फिक्र थी। ये पहला सवाल है कि आज इस पर रिव्यू किया जाए कि क्या वो सही फैसला था। दूसरी बात, जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी दीगर ममालिक में, बैरून ममालिक में कामकाज के सिलसिले में रह रहे थे, उन्हें वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान लाने का हुकूमत ने फैसला किया। उनके लिए जहाज लगाए गए। एक नजर में देखें तो ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह के हालात थे, एहतियाती कदम उठाए बगैर क्या उनको वापस लाना चाहिए था? क्या उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त तक नहीं रखा जाना चाहिए था जब तक कि ये वाज़ेह हो जाए, तय हो जाए कि उनमें से किसी भी तरह का कोई भी कोरोना सिम्टम किसी भी शख्स में नहीं? माफ कीजिए, आज नेटवर्क भी हमारे सामने एक बड़ा मसला है
और नेट वर्थ भी बड़ा मसला है। बार बार नेटवर्क टूट रहा है और मेरी गुफ्तगू टूट रही है इसकी वजह से। मैं फिर अपने सवाल पर आता हूं कि जिस तरह दीगर ममालिक में बसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि जहाज लगाए जाएं उनको अपने मुल्क में लाने के लिए, वो प्रवासी मजदूर जो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से दीगर रियासतों में, बिलखुसूस मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में रोजगार के सिलसिले में आए थे, क्या वापस उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी तरह कबूल नहीं करनी चाहिए थी? अकेले सोनू सूद ने जो काम किया और हुकूमत ने भी देखा और पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने भी देखा कि सोनू सूद की कारकर्दगी को जितना सराहा गया, किसी भी सरकार के रियासती या मरकजी कारकर्दगी को इतना नहीं सराहा गया, जबकि जिम्मेदारी सरकारों की ज्यादा थी। आज मेरा मशवरा है, मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में सोचा जाए। तीसरी बात, तबलीगी जमात के मामले को सीधा मजहबी रंग दे दिया गया, जबकि कोई भी बीमारी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और सब लोग अच्छी तरह जानते थे। लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने तबलीगी जमात पर, निजामुद्दीन पुलिस ने, प्रशासन ने जिस तरह का अमल किया उन्हें मुजरिम साबित करने का, वो तो शुक्र हुआ कि अदालत का फैसला कदरे बेहतर साबित हुआ और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीमारी को मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और तबलीगी जमात पर जो भी मीडिया का रोल रहा है वो मुनासिब है। इस पर गौर करना चाहिए कि वो विदेशी मेहमान, वो तबलीगी जमात के लोग जो हमारे मुल्क में ठहरे हुए थे, जाने दीजिए कि ट्रंप सदर थे अमेरिका के और ये आम शहरी थे दीगर ममालिक के, लेकिन हमारे लिए दोनों मेहमान थे। ट्रंप भी मेहमान थे और तबलीगी जमात के बुलावे पर बैरूनी ममालिक से आने वाले ये तमाम लोग भी मेहमान थे। इनके साथ जो सलूक किया गया, हमारे मुल्क की क्या छवि, क्या तस्वीर उन ममालिक में जहाँ से ये तशरीफ लाए थे पहुँचाएगा। आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सभी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बंद थे। फिर 50 की तादाद तय की गई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि वो नमाज अदा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। लेकिन उसी दौरान शराब के ठेकों पर देखा गया कि जबरदस्त भीड़ थी। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कांधे पर सवार होकर लोग शराब खरीदने पर आमादा थे। हुकूमत की ये दोहरी पॉलिसी, आज इस पर गौर करने की जरूरत है। क्या आवाम के हक में थी? एक तरफ धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, दूसरी तरफ हम जो इबादत गाहें हैं, चाहे किसी भी मजहब की हों, उनके मुकाबले ज्यादा सहूलियतें शराब के ठेकों को दे रहे हैं। आज इस पर गौर किया जाना चाहिए ताकि आइंदा अगर कभी या साले रवा में जिस तरह के अंदेशे जाहिर हो रहे हैं कि फिर मुल्क किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, फिर हमें ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं, तो इस बार गौर कर लिया जाए कि क्या फैसला लिया जाए और क्या मुनासिब होगा अवाम के लिहाज से, पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता था कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, इस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं। इसके बाद ब्याह शादी में 100 की लिमिट तय की गई। 100 बाराती और दुल्हन की तरफ के लोग होंगे। बेहतर फैसला कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को, कोरोना की महामारी को ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका था। लेकिन सवाल जहन में आता है कि जहां ब्याह शादी में 100 लोगों की लिमिट थी, वहीं पर बिहार के इलेक्शन में चाहे किसी भी पार्टी का जलसा हो, हजारों लोगों को शिरकत की आज़ादी थी। तमाम लोगों ने टेलीविजन पर देखा और जो बिहार के लोग थे उन्होंने यहाँ देखा। क्या ये कोरोना
لوگوں کو پسند کر کے ان کے مذہب کی بنیاد پر، ان کے شراب کی عادت کے بنیاد پر، ان کی سیاسی ضرورت کے بنیاد پر اس کا اٹیک ہو سکتا تھا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بیاہ شادی بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ان پر اگر ہم اس طرح کی پابندی عائد کر رہے تھے تو الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں ایسی ہی پابندیاں جلسوں پر بھی عائد کی. آج ویبینار پر چلے گئے ہیں، کانفرنسز، سیمینار اب آڈیٹوریم میں اس طرح نہیں ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ اسی طرح ٹیلی ویژن چینلز پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا کیمپیننگ کرتی. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو بھی اور سرکار کو بھی. اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ آپدا کو افسر میں تبدیل کرنا ہے. پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو سوچ، لوکل کے لیے ووکل ہونا ہے، یہ بھی پازیٹیو سوچ تھی. لیکن آج ہم ان مراحل سے گزر رہے ہیں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. کیا عام آدمی آپدا کو افسر میں تبدیل کر پایا، یا ہمارے ملک کے بزنس ٹائکون اس آپدا کو افسر میں تبدیل کر پائے؟ کیا عام شہری، عام کاروباری آپدا کو افسر میں تبدیل کر پایا، یا امبانی صاحب، اڈانی صاحب جیسی بڑی شخصیتوں کے لیے یہ آپدا افسر کی وجہ بنی؟ اگر آنکڑے دیکھیں گے تو ان کے کاروبار میں بہت ترقی ہوئی. عام کاروباری کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں. ووکل فار لوکل. آج کی بات کریں تو سب سے بڑا معاملہ تو آج کسان کی کھیتی کا ہے. وہ ہمارے لیے لوکل سب سے بڑا معاملہ ہے. ہماری فصلیں، ہمارا اناج. جب ہم نئے کرشی قانون کے تحت جا رہے ہیں اور ایک کھلا بازار جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے حق میں ہوگا کہ ان کی اپج کو بہتر داموں میں کوئی بھی خریدے، تو کیا غیر ملکی کمپنیاں، امیزون جیسی کمپنیاں اس مارکیٹ کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیں گی؟ یا میں صرف امبانی اور اڈانی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا غیر ملکی کمپنیوں کو یہ دعوت نہیں ہے؟ ہمیں اس پر سوچ کر فیصلہ کرنا ہوگا. میں ایک جرنلسٹ کے طور پر اپنی حکومت سے، اپنی سرکار سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے آج یہ ساری باتیں سوچی جائے. یہ بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ جب شاہین باغ میں سی اے اور این آر سی کو رد کیے جانے کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، وہاں ودیشی ہاتھ نظر آتا ہے، اسے ملک کے خلاف مانا جاتا ہے. جب کرشی قانون کے خلاف کسانوں کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں آتنکواد کا سایہ نظر آتا ہے. تو کیا جو سنویدھانک ادھیکار ہیں ہندوستانیوں کو کہ اپنی بات حکومت تک پہنچانے کے لیے وہ دھرنا، پردرشن، بھوک ہڑتال ان جیسے طریقوں کا استعمال کریں، عمل میں لیں، اس پر حکومت غور کرے. اور میری درخواست ہے کہ نرمی سے پیش آئے، اپنے ملک کے عوام کی ایسی تمام باتوں کو سنیں. حکومتیں چلانے کے لیے صرف انا یا انا سے نہیں، عوام کے فلاح بہبودگی سے کام چلتا ہے. اس بیچ میں ایک ناخوشگوار پہلو جس کی طرف میں حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دلت اور مسلمان اس درمیان کچھ سہمے سے رہے. اب مجھے ہندوستان چھوڑ کر جانے کے لیے مت کہیے گا، میں آخری سانس تک ہندوستان میں ہی رہنا چاہوں گا، بھلے ہی مجھے اس مٹی پر دفن ہونے کے لیے حکومت کے کسی بھی فیصلے کو قبول کرنا پڑے. ہاں، خوفزدہ تھے دلت بھی اور بہت حد تک مسلمان بھی. میں ایک واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ہاتھرس کے واقعے نے
दलित तबके को दहशत ज़दा किया, पुलिस का और इंतजामिया का जो अमल था वो सबके सामने था। और दिल्ली दंगों में मुसलमान खौफजदा हुआ। आज ये सच्चाई भी सबके सामने है। जब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं वजीर आजम, तो ये सब उन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में शामिल हैं। सबका साथ, सबका विकास। मैं चाहूंगा कि हुकूमत इन सब मुद्दों पर गौर करे। सबका साथ और सबका विकास के साथ साथ सबकी सुरक्षा, सबको शांति, सारे मुल्क में अमन, ये भी हमारी तरजीहात में होना चाहिए। एक आखिरी बात मैं कहकर इजाजत चाहूंगा। आम आदमी के सफर के लिए सवारी जो है लोकल, कम से कम रिक्शा है, बाइक है, बसेस हैं, यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पाबंदी के साथ अमल किया गया। लेकिन हवाई जहाज में ये सोशल डिस्टेंसिंग कहां थी? किराए बढ़ा दिए जाते, मिडिल सीट खाली रखी जाती, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ हद तक तो पालन होता। जब 3 बराबर की सीट्स पर 3 लोग बैठेंगे तो तीनों के हाथ एक दूसरे से टकराएंगे, ये मामूल की बात है। आज इस पर बात करने की जरूरत नहीं। आस्था का सवाल हो सकता है, ताली पीटना, थाली बजाना, थाली पीटना, चरागा करना, चिराग जलाना, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हुकूमत शायद सोचे इन बातों पर कि एक तरफ हम मंदिर, मसाजिद, गुरुद्वारे और चर्च पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं, वो भी आस्था के सबसे बड़े मरकज हैं, और दूसरी तरफ हम आस्था के नाम पर ताली, थाली और चिरागा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सही फैसला था? डॉक्टर्स के तर्ज अमल पर हुकूमत ने जो फैसला किया कि उन पर फूल बरसाए जाए, यकीनन उनकी कारकर्दगी इस मामले में हुकूमत के लिए और आवाम के लिए बहुत अहम थी। मगर जिस तरह से ऐसे वाक़यात सामने आए कि लाशों को, अपने अजीजों की लाशों को लेने के लिए भी आम हिंदुस्तानी को तकलीफ का सामना करना पड़ा, इस पर मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे मेडिकल स्टाफ से भी, जो अस्पतालों के मालिक हैं, इंतजामिया हैं, उनसे भी और सरकार से भी कि इन तमाम इश्यूज पर अज़राए करम तवज्जो दे और ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं, ये किसी प्लानिंग नहीं, ये बस एक दरख्वास्त है कि आवाम के मामलात को तमाम चीज़ों से, ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ी कि आज किसानों के प्रोटेस्ट को भी पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया गया है। तो एक मीडिया पर्सन अगर कोई बात कह रहा है, एक जर्नलिस्ट कोई बात कह रहा है, तो हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। और एक ऐसा जर्नलिस्ट ये बात हुकूमत से कह जो पिछली 2 सरकारों में हुकूमत का एडवाइजर, हुकूमत का मुशीर रह चुका है। मेरी यही दरख्वास्त है और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहूँगा। इंशाल्लाह जल्द फिर किसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी। आज नेटवर्क ने